दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर पाराशर अपने YouTube चैनल लॉ फॉर लेमन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हमने दिल्ली के एडेड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे टीचर्स और कर्मचारीज़ की सर्विस कंडीशंस के अलग अलग पहलुओं पर वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। अभी तक हम टीचर्स के सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन, कंफर्मेशन, 7th पे कमीशन, रेजिग्नेशन और दिल्ली स्कूल ट्राइब्यूनल के पावर्स एंड प्रोसीजर जैसे विषयों पर वीडियोस बना चुके हैं। आज हम एक ऐसा ही पहलू लेकर के आए हैं जिस पर हमने वीडियो बनाया है, जिसका टॉपिक है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। दरअसल बहुत सारे टीचर्स और एम्प्लॉयज़ को जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है तो उनको बहुत घबराहट और बहुत चिंता होती है। वो उनको नहीं पता होता कि ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को कैसे फेस किया जाए। उनके सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने की चुनौती होती है। उनको ये डर लगा रहता है कि हमारी नौकरी बचेगी या नहीं, और जो उनको नॉलेज भी नहीं होती है। एक तरफ मैनेजमेंट की तरफ से ट्रेंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स होते हैं और दूसरी तरफ जो कि बिल्कुल ज़िंदगी में उसको पहली बार ऐसा जो है उसके सामने सिचुएशन आती है कि उसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को फेस करना पड़ता है। उधर उसके जो कलीग्स हैं वो भी मैनेजमेंट की डर से उसका साथ नहीं देते हैं। अब ऐसी स्थिति में टीचर या एम्प्लॉई इधर उधर से नॉलेज लेना शुरू करता है। वह किताबें पढ़ता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर, वह किताबें खरीदता है, इधर उधर से दोस्तों से पूछता है और गूगल पर सर्च करता है। लेकिन गूगल पर भी उसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर तो जनरल वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के स्पेसिफिक प्रोसीजर और स्पेशल प्रोसीजर्स के बारे में उसको वीडियो नहीं मिलता है। तो इस वीडियो का हमारा जो मकसद है वो यही है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक और धैर्य से देखेंगे तो आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की सारी बारीकियों को, सारे प्रोसीजर्स को समझ जाएंगे और खुद अपने आप और एक नया अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया जो है आप यकीन से आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को आप फेस कर सकते हैं और दूसरे जो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए दूसरे लोगों को भी, टीचर्स को भी मदद कर सकते हैं और उनके डिफेंस असिस्टेंट बन करके भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कब शुरू की जाती है। दरअसल किसी भी संस्था में एम्प्लॉयज़ के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ताकि उनको संस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ऐसा ही दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के रूल 123 में टीचर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है। इसमें टीचर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए डूज़ एंड डोंट्स दिए गए हैं। मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस रूल 123 को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें और जाने अनजाने में भी उसमें जो वर्जित काम है वो ना करें, ताकि मैनेजमेंट को आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लेने का मौका ना मिले। ये बात दूसरी है और सच भी है कि बहुत सारे केसों में ये देखा गया है कि कोई मिसकंडक्ट ना होने पर भी कर्मचारियों को और टीचर्स को झूठे डिपार्टमेंटल केस और इंक्वायरी में फंसा दिया जाता है, ख़ास करके जब वो अपनी जो फाइनेंशियल डिमांड्स को, जैसे कि कंफर्मेशन या फिक्सेशन ऑफ सैलरी एज पर द स्केल या पे कमीशन की मांग को लेकर के वो अगर जो मांग करते हैं उसको दोहराते हैं और उसको इंसिस्ट करते हैं, तो मैनेजमेंट उनको तरह तरह से तंग करना शुरू कर देती है। वो या तो वो चुप हो जाते हैं और अगर चुप नहीं होते हैं तो उनको किसी भी छोटी सी बात को लेकर के
उसको 123 के रूल्स का वायलेशन का रंग दे करके मैनेजमेंट उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मेजर पेनल्टी इंक्वायरी शुरू कर देती है। तो दोस्तों, जो भी सूरत हो, पेनल्टी, दो तरह की पेनल्टी किसी भी टीचर या एम्प्लॉय पर लगाई जा सकती हैं एज पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट। वो पेनल्टीज़ रूल 117 में दी गई हैं। माइनर पेनल्टी, 3 माइनर पेनल्टीज़ हैं जो कि सेंश्योर, रिकवरी फ्रॉम पे एंड विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, और 4 मेजर पेनल्टीज़ हैं। नंबर 1 रिडक्शन इन रैंक, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो ये जो चारों मेजर पेनल्टी और 3 माइनर पेनल्टीज़ को लगाने का एक खास प्रोसीजर है। आज हमारा मकसद आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर समझाना है, बताना है कि क्या हर स्टेप पर क्या होता है और आपने क्या करना है अपने आप को बचाने के लिए। आपने कि हर स्टेज पर क्या करना है। अभी हम बहुत बारीकी में तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप की अपनी बारीकियां हैं, अपने कानूनी इंटरप्रिटेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको एक ब्रॉड आइडिया डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की प्रोसीजर का हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि अगर मैनेजिंग कमेटी, क्योंकि कोई भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी शुरू करने की पावर मैनेजिंग कमेटी को ही है, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और ये सेटल्ड लॉ है। आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया है कि जो भी मेजर पेनल्टी है कैन बी लेवीड ओनली बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी हायर देन दैट। तो इसमें अगर जो मैनेजिंग कमेटी कोई इंक्वायरी कंटेम्पलेट करती है तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है? सबसे पहले वह एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मकसद क्या होता है? इसमें हालांकि इसका कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है, यह एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक इंक्वायरी होती है जिसका पर्पज़ यह पता करना होता है कि किसी टीचर या एम्प्लॉय ने कोई मिसकंडक्ट किया भी है या नहीं, क्या उसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं, और बनता है तो क्या उसके खिलाफ कौन सी प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए, माइनर पेनल्टी या मेजर पेनल्टी, और उन चार्जेस को प्रूव करने के लिए क्या एविडेंस चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कौन कौन से विटनेसेस उनको प्रूव करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो एविडेंस कलेक्शन का भी इसका पर्पज़ होता है। ये स्टेज पास होने के बाद अब अगर जो मैनेजमेंट कंटेम्पलेट करती है एक मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग, तो एम्प्लॉय को सस्पेंड भी किया जा सकता है। रूल 115 में ये पावर मैनेजिंग कमेटी को दी है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से पहले या उसके बाद भी अगर जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कंटेम्पलेट की गई हैं तो रूल 115 में एक एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि उसको उसकी जो ड्यूटी है उससे दूर किया जा सकता है। ये सस्पेंशन पहले 6 महीने तक वैलिड रहता है, फिर उसको रिव्यू भी किया करके आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इस दौरान उस एम्प्लॉय को, चार्ज्ड ऑफिसर को सब्सिस्टेंस अलाउंस देना ज़रूरी होता है, जो कि 50% ऑफ द बेसिक परसेंट NDA और दूसरे अलाउंसेस, परमिसिबल अलाउंसेस को कंप्यूट करके दिया जाता है। तो अब इसके बाद अगला स्टेप है सस्पेंशन के बाद कि मैनेजिंग कमेटी एक डिसिप्लिनरी कमेटी को कंस्टिट्यूट करती है। डिसिप्लिनरी कमेटी रूल 118 में इसका प्रोविज़न दिया गया है। यह है 5 मेंबर्स की जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, जिसमें चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, मैनेजर ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और नॉमिनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड एक टीचर होता है जो स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। तो 5 सदस्यों की ये डिसिप्लिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जो कि आगे की सारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई करती है।
यानी कि आईओ को अपॉइंट करना, पीओ को अपॉइंट करना और वो इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर फिर अपना को कंसिडर करके अपना माइंड लगा करके फाइनल पेनल्टी इम्पोज करना। तो डिसिप्लिनरी कमेटी अगर जो माइनर पेनल्टी, अगर जो डिपार्टमेंटल जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, अगर जो वो माइनर पेनल्टी लगाना चाहती है तो माइनर पेनल्टी के लिए जो प्रोसीजर है वो रूल 119 में दिया गया है। रूल 119 में एक मीमो दिया जाता है जिसके अंदर एम्प्लॉय ने क्या मिसकंडक्ट किया है उसको डिटेल में लिखा जाता है और उससे एक जवाब मांगा जाता है 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर। और उस जवाब के मिलने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी अपना दिमाग लगाती है कि इसके ऊपर इस चार्ज को ड्रॉप किया जाए या इसको कोई पनिशमेंट देनी है। और वो फिर जो रूल 117 में जो माइनर पेनल्टीज दी गई हैं उनमें से कोई भी माइनर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को कंटेम्पलेट किया है और मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहती है तो वो, और कोई मेजर पेनल्टी लगानी है तो वो रूल 120 में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करके ही लगाई जा सकती है। दोस्तों रूल 120 में जो प्रोसीजर है वही जो है फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि रूल 120 का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें आईओ के अपॉइंटमेंट के बाद से लेकर के और आईओ द्वारा इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करने तक के बीच के जो चरण हैं या स्टेप्स हैं उनके बारे में वो बिल्कुल साइलेंट है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें सीसीए रूल्स 1965 में दिए गए रूल 14 में दिए गए मेजर पेनल्टी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर फॉलो करके ही हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को इफ़ेक्टिवली कंडक्ट कर पाते हैं। अब सबसे पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स कार्रवाई शुरू की गई है तो डिसिप्लिनरी कमेटी चार्ज ऑफिसर को एक चार्जशीट इशू करती है। इस चार्जशीट में 4 पार्ट्स होते हैं या 4 एनेक्चर होते हैं। नंबर 1 आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, जिसमें यह बताया जाता है कि एम्प्लॉय ने या उस टीचर ने कौन से रूल का वायलेशन किया है और इसलिए वो पेनल्टी का हकदार है। दूसरा जो एनेक्चर है उसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, जिसमें उसने एम्प्लॉय ने वो मिसकंडक्ट कब, कैसे और कहाँ किया उसकी सारी डिटेल लिखी जाती है ताकि उसको पूरा चार्ज समझ में आ जाए और वो अपनी एक्सप्लेनेशन, अपना डिफेंस तैयार कर सकें। तीसरा एनेक्चर होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फोर्थ है लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो कि उसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो कि इस चार्ज को प्रूव करेंगे। तो ये चार्जशीट जो एम्प्लॉय को सर्व की जाती है और उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि वह चार्जशीट को जो है अपने इस चार्जशीट के लिए रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस उसको हम बोलते हैं कि इसके जवाब में वो क्या कहना चाहता है। तो इसमें आप जो है लिख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंटल जो कार्रवाई की गई ये बदले की भावना से की गई है और ये बिल्कुल इलीगल है और इसमें जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको भी एज पर लॉ कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है और मेरी तरफ से मैंने कभी कोई ऐसा मिसकंडक्ट नहीं किया। और ये क्योंकि मैंने अपनी डिमांड्स रखी थी मैनेजमेंट के सामने, तो मैनेजमेंट इज़ मिसयूजिंग इट्स एंड एब्यूजिंग इट्स पावर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन और ये बदले की कार्रवाई से प्रेरित है, इसीलिए इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को ड्रॉप किया जाए।
तो और इसमें जो चार्ज ऑफिसर है वो पर्सनल हियरिंग के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इसके बाद यह रिपोर्ट मिलने के बाद डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी जो कमेटी है वो चार्जेस को ड्रॉप भी कर सकती है, कुछ चार्जेस को ड्रॉप कर सकती है, या डिसिप्लिनरी कमेटी उसके जवाब को रिजेक्ट कर सकती है और आगे की कार्रवाई डिसिप्लिनरी कार्रवाई करने के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर का गठन कर सकती है, को अपॉइंट करती है। या तो वो खुद इंक्वायरी करेगी डिसिप्लिनरी कमेटी, या एक आईओ को अपॉइंट करेगी और आईओ के साथ डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से आईओ के सामने केस रखने के लिए एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा। तो यह आईओ का जो पीओ का रोल होता है वो डिपार्टमेंट कमेटी के सामने डिसिप्लिनरी कमेटी का केस को रखना होता है। तो अब इसके बाद यह रूल जो सब रूल 6 में है, ये कि सब रूल 6 में फिर क्या होता है कि जो ये सारा मटेरियल जो भी अभी तक यानी कि चार्जशीट के अंदर जो सारे एनेक्शर्स और रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो आई है ये सारा आईओ को दे दिया जाता है। और अभी स्टार्ट होता है सब रूल 7। सब रूल 7 के अंदर जो आईओ है वो 10 दिन के अंदर, ये डॉक्यूमेंट्स मिलने के 10 दिन के अंदर एक प्रिलिमिनरी हियरिंग बुलाता है, जिसमें आईओ, प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर और अगर जो डिफेंस असिस्टेंट उसने कोई अपना अपॉइंट किया है तो वो सभी मिलते हैं। और इस प्रिलिमिनरी हियरिंग में जो आईओ है, इंक्वायरी ऑफिसर, वो चार्ज ऑफिसर से पूछताछ करता है कि क्या आपको ये चार्जशीट मिल गई है, क्या पूरी चार्जशीट आपको मिल गई है, आपने उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, और आप चार्जेस को एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। ये सारी प्रक्रिया इसमें होती है। अगर जो वह चार्जेस को एडमिट कर लेता है चार्ज ऑफिसर, तो आगे की कार्रवाई फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। वह एम्प्लॉय का एडमिशन और उसके साइन ले करके और अपने साइन करके रिपोर्ट वापस डिसिप्लिनरी कमेटी को सौंप देता है और डिसिप्लिनरी कमेटी फिर उसके ऊपर फर्दर एक्शन लेती है। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय सिर्फ कुछ चार्जेस को एडमिट करता है, यानी कि कुछ चार्जेस को लेके प्लीड गिल्टी करता है और कुछ को लेकर के नॉट प्लीड गिल्टी करता है, तो जो चार्जेस को वो नॉट प्लीड गिल्टी करता है सिर्फ उन्हीं के ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद एक उसको सब रूल 8 में चार्ज्ड एम्प्लॉय को भी अपनी तरफ से एक डिफेंस असिस्टेंट अपॉइंट करने की पावर होती है। एक डिफेंस असिस्टेंट जो का रोल होता है चार्ज्ड एम्प्लॉय को उसमें हेल्प करना सारी इंक्वायरी में। लेकिन ये कौन हो सकता है? ये सिर्फ उसके कलीग्स हो सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर को वह अपना डिफेंस असिस्टेंट नहीं बना सकता। डिफेंस असिस्टेंट लीगल प्रैक्टिशनर को तभी बना सकता है जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी लीगल प्रैक्टिशनर हो या लीगली क्वालिफाइड पर्सन हो। इसके बाद स्टेज आती है जो कि सब रूल 11 में दी गई है। प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद फिर 30 दिन के लिए इस केस की हियरिंग को एडजर्न कर दिया जाता है। 30 दिन के लिए क्यों किया जाता है? ताकि जो चार्ज एम्प्लॉय है वह अपना डिफेंस तैयार कर सके, अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस सबमिट करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में दिए गए हैं चार्जशीट के साथ में उनका इंस्पेक्शन कर सके और उनकी कॉपी ले सके, या कुछ और डॉक्यूमेंट अगर जो उसको चाहिए जो कि वह समझता है कि उसके डिफेंस के लिए ज़रूरी हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स की भी वो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन की मांग कर सकता है। तो ये सब रूल 11 के अंदर कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद
फिर सब रूल 14 के अनुसार फर्स्ट हियरिंग आईओ कॉल करता है, जो कि इफेक्टिव, जहाँ पर इफेक्टिव काम होता है। फर्स्ट हियरिंग में प्रेजेंटिंग ऑफिसर डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से अपना एविडेंस रखता है। पहले वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखता है, जिसको कि M1 जो डॉक्यूमेंट्स एक एक करके M1, M2, M3 या D1, D2, D3 के नाम से एग्जिबिट मार्क कर किया जाता है। उनको फॉर्मली रिकॉर्ड पर लेता है आईओ। उसके बाद वह अपने विटनेसेस को एग्जामिन करता है। विटनेसेस को MW1, MW2, MW3 या DW1, DW2, DW3 के नाम से मार्क किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है अपने गवाहों से सवाल पूछता है। उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो स्टेटमेंट दी थी, या तो वही अडॉप्ट कर ली जाती हैं या नई स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करता है, जिसको कि एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड होने के बाद फिर डिफेंस असिस्टेंट को मौका दिया जाता है उसी गवाह से सवाल पूछने का, और उसके सवाल पूछने के बाद फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर को फिर मौका दिया जाता है कि वह अपने गवाह से वो सवाल पूछे, जिसको कि कहा जाता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन का पर्पस होता है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उसने जवाब दिए हैं उनकी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कोई नया मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो डिफेंस असिस्टेंट भी इस बात का ध्यान रखें, आप भी ध्यान रखें कि कोई री एग्जामिनेशन के नाम पे जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है कोई नया केस तो या नया मटेरियल या नई चीज़ तो नहीं करवाना चाहता अपने विटनेस से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आईओ भी विटनेसेस से कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं आपको यहाँ एक थोड़ी सी वार्निंग देना चाहता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन को बहुत ध्यान से कंडक्ट करना होता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन जो मैनेजमेंट के विटनेसेस हैं उनके जो झूठ को और उनको एक्सपोज करने के लिए आपके हाथ में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव असरदार टूल होता है, और एक ऐसा वेपन है जिससे कि आप जो डिपार्टमेंट है या उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसके केस को डिमोलिश कर सकते हैं। लेकिन इसको बड़े ध्यान से और पहले से सवालों की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए आप अपने डिफेंस असिस्टेंट के साथ बैठ करके कौन से गवाह से क्या सवाल करने हैं उनको तैयार करें। अचानक कोई भी सवाल पूछ लेने से होगा नहीं, क्योंकि इसको आप कभी ये भी देखा गया है कि टीचर्स और एम्प्लॉय जो है उल्टे सीधे सवाल पूछ करके अपने ही केस को डैमेज कर लेते हैं। इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन को एक डबल एजेड वेपन कहा गया है कि यह दोनों तरफ काटता है। अगर जो ठीक इस्तेमाल किया तो ये प्रोसिक्यूशन केस को डिमोलिश कर देगा, और अगर जो गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारे केस को भी ख़त्म या डैमेज कर सकता है। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। इसलिए किसी आप एडवोकेट से भी इसमें राय ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, वो एडवोकेट जिनको कि सिविल या क्रिमिनल ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस हो। तो इस बात का आप ख़ास मतलब ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक स्टेज आती है सब रूल 16 में। सब रूल 16 के अकॉर्डिंग अब तक का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई हैं या जो डॉक्यूमेंट जो ऑन रिकॉर्ड आया है उन सब को देखते हुए उसके रिस्पॉन्स में फिर आईओ चार्ज्ड ऑफिसर से को कहता है कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करें। यानी कि एक तो रिटन स्टेटमेंट डिफेंस पहले था इन रिस्पॉन्स टू द चार्जशीट, और अब होता है सब रूल 16 में जो कि अब तक के जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ उसके रिस्पॉन्स में। यहाँ पर आप अपनी सारी बात दोबारा से कह सकते हैं। नई जो बात आई है कि भाई किस डॉक्यूमेंट में क्या गलत है, किस गवाह ने क्या बयान दिया है, और उससे अपना आप डिफेंस और भी
मजबूत करके रख सकते हैं। इसके बाद स्टेज आती है जो कि सब रूल 17 में दी हुई है ऑफ द रूल 14 ऑफ CCS एंड CCA। आप जरा ध्यान रखें इस बात को कि अभी हम रूल 120 से बाहर आकर के हम CCS CCA रूल का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट होता है डिफेंस एविडेंस, यानी कि जो डिफेंस असिस्टेंट है वो डिफेंस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट मार्क करेगा, D1 D2 या D3, और अपने जो गवाह हैं उनको भी DW1 DW2 DW3 या MW1 MW2 MW3 के नाम से आइडेंटिफाई करेगा और उनको एग्जामिन करेगा, एग्जामिन इन चीफ करेगा। उसके बाद जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैं उनसे सवाल पूछेगा, वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। फिर डिफेंस असिस्टेंट क्लैरिफिकेशन के लिए अपने विटनेस का री एग्जामिनेशन कर सकता है और IO भी उन विटनेसेस से सवाल पूछ सकता है। इसके बाद स्टेज ये कंप्लीट हो जाता है, एविडेंस डिफेंस एविडेंस भी कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है जो कि सब रूल्स 18 में दी हुई है, जिसको हम बोलते हैं मैंडेटरी जनरल एग्जामिनेशन। यानी कि जो अभी तक डॉक्यूमेंट्स या विटनेस के जो भी गवाह सबूत आए हैं, तो IO इन सभी को चार्ज ऑफिसर से पूछता है कि आप एक्सप्लेनेशन दें कि ये इन गवाहों ने आपके खिलाफ ये जो है गवाही क्यों दी है, आपको इनके बारे में क्या कहना है। तो यहाँ पर भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको ये बता सकते हैं कि इन कारणों की वजह से ये गवाहों ने दी है, ये गवाह झूठे हैं, ये गवाह बनाए गए हैं, ये वहाँ पर मौके पर थे नहीं, इनके जो साइन हैं वो ये इनकी गवाही जो है मैनेजमेंट ने प्रोक्योर की हुई है। अब इनको देखिए, इनके गवाही में कंट्राडिक्शन है, पहले कुछ कहा था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट है। तो ये जो है गवाही इन्होंने अंडर प्रेशर दी है मैनेजमेंट के। तो आप या ये मेरे खिलाफ इनको कुछ ग्रज है, मेरे खिलाफ कोई पर्सनल मेरा इनसे जाति दुश्मनी है या कुछ ऐसा मेरा झगड़ा है, तो इस वजह से इन्होंने गवाही दी है। तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा मौका मिलता है चार्ज एम्प्लॉय को अपना केस और मजबूत करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं अगली स्टेज पर, जो कि सब रूल 19 में दी हुई है और जिसमें कि जिसको भी बोलते हैं आर्गुमेंट्स की स्टेज है ये। यानी कि फिर IO दोनों पक्षों को कहता है कि आप अपने आर्गुमेंट सबमिट करें, या तो ओरल आर्गुमेंट सबमिट करेंगे या ओरल करने के बाद वो रिटन ब्रीफ्स के लिए भी बोल सकता है। रिटन ब्रीफ्स सबसे पहले जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो अपने रिटन ब्रीफ्स फाइल करेगा, सबमिट करेगा, उसकी एक कॉपी डिफेंस असिस्टेंट को दी जाएगी और उसके बाद जो चार्ज ऑफिसर है या डिफेंस असिस्टेंट है अपना जो रिटन ब्रीफ है यानी कि अपने रिटन आर्गुमेंट्स हैं उनको सबमिट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसकी कॉपी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को दी जाए। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आती है फाइनल स्टेज, जब इंक्वायरी ऑफिसर अपना जो फाइनल ऑर्डर रिजर्व कर लेता है और अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करता है। सारे गवाहों को और सबूतों को और को उसमें ध्यान में रखते हुए वह अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में जो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज हैं उनका डिस्क्रिप्शन देगा। जो डिफेंस स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसका हवाला देगा और फिर असेसमेंट ऑफ एविडेंस करेगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस का असेसमेंट और डिफेंस एविडेंस का असेसमेंट। उसके बाद वो फिर अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करेगा। एनालिसिस के बाद हर चार्ज पर अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करेगा कि कौन सा चार्ज, और वो एक रीजनड ऑर्डर पास करेगा हर चार्ज के सपोर्ट में कि ये चार्ज क्यों प्रूव मैं करता हूँ, मानता हूँ प्रूव हुआ या पार्टली प्रूव हुआ या नॉट प्रूव्ड। तो ये एक रीजनड डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके वो फिर
अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अब उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स इंटायर प्रोसीडिंग्स में आए हैं वो फिर वापस डिसिप्लिनरी कमेटी को सौंप देता है। और डिसिप्लिनरी कमेटी अब वापस उसी स्टेज पर आ जाते हैं जब जो कि 120 में दी गई है कि आफ्टर रिसीट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट डिसिप्लिनरी कमेटी क्या करेगी। तो वो जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो आईओ की जो इंक्वायरी रिपोर्ट को स्टडी करती है, अपना दिमाग लगाती है और हर एक चार्ज पर अपनी फाइंडिंग्स भी रिकॉर्ड करती है और डिसाइड करती है कि इस एम्प्लॉय पर जो चार्जेस हैं प्रूव्ड हुए हैं या नहीं हैं। वो अगर जो कुछ चार्जेस नॉट प्रूव्ड माने गए तो वो डिसएग्रीमेंट भी कर सकती है आईओ की फाइंडिंग से और वो जो है उस फाइंडिंग के साथ में उन चार्जेस को प्रूव्ड भी मान सकती है। और अपने जो है अपनी फाइंडिंग्स इंक्वायरी ऑफिसर की फाइंडिंग्स और प्रपोज्ड पनिशमेंट के साथ में वो है सारे डॉक्यूमेंट्स चार्ज्ड एम्प्लॉय को सर्व करती है और उसको 15 दिन में जवाब देने के लिए कहती है। और 15 दिन के बाद जवाब मिलने के बाद फिर दोबारा से उसके जवाब पर अपना डिसिप्लिनरी कमेटी दोबारा से अपना माइंड लगाती है और उसको फिर जो प्रपोज्ड पनिशमेंट को फाइनलाइज करती है कि 4 जो मेजर पेनल्टी हैं इनमें से या तो उसको उसकी रिपोर्ट में उससे सेटिस्फाइड हो जाएगी उसके जवाब से तो उसमें से कुछ चार्ज ड्रॉप कर देगी, या ये डिसाइड करती है कि नहीं सारे चार्जेस प्रूव्ड हैं और ये मिसकंडक्ट इस्टेब्लिश्ड है और हम जो है इसको जो फला पेनल्टी यानी कि चारों में से जहाँ की जो रिडक्शन इन रैंक, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल में से कोई भी कौन सी पेनल्टी हम स्पेसिफाई करके वो फिर सारे रिकॉर्ड को जो अपने प्रपोज्ड पेनल्टी है, फाइनलाइज्ड जो पेनल्टी है उसको और सारे प्रोसीडिंग्स के जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स को वो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास भेजेगी। और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का प्रायर अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के प्रायर अप्रूवल के बिना किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस्ड, रिड्यूस्ड या कोई भी मेजर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो इस प्रोसीडिंग्स को पूरे होने के बाद अप्रूवल आने के बाद ही वह डिसिप्लिनरी कमेटी चार्ज्ड एम्प्लॉय पर फाइनल पनिशमेंट लगा सकती है। और फाइनल पनिशमेंट लगने के बाद आपको पता है कि आप मेजर पेनल्टी के खिलाफ दिल्ली स्कूल ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग आप दिल्ली स्कूल ट्राइब्यूनल में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और इसको सेट असाइड करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का दिया गया स्पेशल प्रोसीजर और आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे उसके लिए एक आउटलाइन, एक मोटे तौर पर हमने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, इससे आपको मदद मिलेगी। और अगर जो ये वीडियो, अब हम आपसे एक अपील भी करते हैं, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी वीडियो बनाने में बहुत साधन, समय और ऊर्जा लगती है, काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं और उसके बाद ही फाइनल वीडियो आपके सामने आता है। तो बस आपसे एक यही उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इसी रिवार्ड की उम्मीद है, ताकि हमें ऐसे ही एजुकेटिव और इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाने के लिए आपसे प्रेरणा मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सर्विस कंडीशन के नए पहलू को लेकर के, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।